हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, और आपको पता ही है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बायो पढ़ रहे हैं और बायो में हम आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ये आपका पूरा बैच है, सारे टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि आप सारे टीचर्स की सारी क्लासेस अपना बहुत 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 अच्छे से अटेंड करें। ठीक है, सुबह 11 बजे क्लासेस आपकी शुरू हो जाती है। मेरी क्लास पहली क्लास होती है डेली, और डेली यूट्यूब पे आपकी ये क्लास आती है। ठीक है, बैच हमने शुरू किया है आपके लिए जीडी मिशन सफलता बैच, तो आप लोगों की सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप जब हम लोगों के साथ सब बच्चे मेहनत करोगे ना, पढ़ोगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज तो नहीं मिलेगी। आपको भी पता है कि सक्सेस होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, और आज हमारा है साइंस का अपना डे 16। इससे पहले आपकी 15 डेज की क्लासेस हो चुकी है, तो सारे बच्चे जो आज नए जुड़े हैं वो पिछली सारी क्लासेस, मतलब अपने 15 दिन की 15 क्लासेस आप अपनी बहुत अच्छे से देख लेना। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इससे पहले मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही मैंने आपका ब्लड वाला टॉपिक शुरू करवा दिया था। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर ही मैंने आपको ब्लड पढ़ाया है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर ही मैंने आपको हार्ट वाला टॉपिक पढ़ाया है। तो हार्ट, ब्लड आपका और सर्कुलेटरी आपका, सर्कुलेशन आपका पूरी बॉडी में कैसे कैसे होता है, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको एक ही टॉपिक में कवर कराई हैं। ठीक है, तो आप वो टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लें। उसकी 3 से 4 वीडियो चैनल पे आई हैं, तो उसमें आपका वो बहुत 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 अच्छे से कवर हो जाएगा। अब जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो क्या है, वो ये है कि आपको मिलेगा मुझसे कंटेंट। आपको मुझसे क्या मिलेगा? कंटेंट। और कंटेंट प्लस आपको मुझसे मिलेंगे पीवाईक्यू। आपको मुझसे क्या मिलेंगे? कंटेंट मिलेंगे और पीवाईक्यू मिलेंगे। और इससे बेस्ट पढ़ने का तरीका कोई भी नहीं हो सकता कि आपको एक ही जगह कंटेंट भी मिल रहे हैं और आपको उसी जगह पीवाईक्यू भी मिल रहे हैं। ठीक है भाई, तो दोनों चीज़ें आपको एक जगह मिल रही हैं। जब दोनों चीज़ें आपको एक जगह मिल रही हैं तो इससे बेस्ट तरीका कुछ भी पढ़ने का नहीं हो सकता है। तो डेली आप बच्चों, मेरी क्लास होती है डेली 11 से 12 सुबह, तो आप डेली टाइम से मेरी क्लास में प्रेजेंट रहो और डेली क्लास को देखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब एक बात और, हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से नरेला में। तो अगर आप पर्सनली किसी भी टीचर से मिलना चाहते हैं या आप कोई ऑफलाइन जैसे कोई बैच है या कोई कोर्स है जो परचेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंटर का जो है वो लिंक मिल जाएगा, मतलब एड्रेस का लिंक मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे आकर विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम को हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र को का मीनिंग क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र का जो मीन है, जो मतलब है, वो ये है कि किसी भी चीज को शरीर से बाहर निकालना। शरीर से बाहर निकालना किसी भी चीज को, ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में किसी भी काम की अब नहीं रही, उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उसको शरीर से बाहर निकालना कहलाता है उत्सर्जन तंत्र। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? तो किसी भी चीज़ को, जो चीज़ हमारी बॉडी में अब काम की नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब ध्यान से सुनो। अब किसी किसी बच्चे को लगता होगा कि उत्सर्जन तंत्र में तो हम क्या पढ़ते हैं? उत्सर्जन तंत्र में तो हम सिर्फ किडनी पढ़ते हैं, हम सिर्फ किडनी पढ़ते हैं। तो क्या सिर्फ किडनी ही उत्सर्जन तंत्र है? नहीं, सिर्फ किडनी उत्सर्जी अंग नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उत्सर्जन तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं? उत्सर्जन तंत्र जो हम अपनी बॉडी का पढ़ते हैं, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो किडनी है वो क्या करती है? हमारी बॉडी में वो क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती है, और फिल्ट्रेशन से वो क्या बनाती है? यूरिन बनाती है, और हम यूरिन को बाहर पास ऑन कर देते हैं, हम यूरिन को बाहर पास आउट कर देते हैं। तो यूरिन को जब बाहर पास आउट करना होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम हमारी बॉडी में कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। नहीं, हम सिर्फ इसी को एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं कहते। एक्सक्रीशन का मतलब है
बॉडी से कुछ भी बाहर निकालना। अब बॉडी से कुछ भी बाहर निकालना तो बहुत तरीके से होता है, जैसे कि हमारी किडनी क्या करती हैं, यूरिन को फिल्टर करती हैं और यूरिन बाहर हम निकालते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर निकालती है। उसके बाद हमारी जो स्किन है, हमारे स्किन में क्या है, हमारे स्किन में पोर्स हैं। हमारे स्किन में क्या है, हमारे स्किन में है पोर्स। पोर्स यानी कि छिद्र। हमारे स्किन में क्या है, पोर्स है, छिद्र है। तो ये छेद क्या करते हैं, इनसे क्या होता है, इनसे निकलती है स्वेटिंग। इनसे क्या निकलती है, इनसे निकलती है स्वेटिंग। इनसे क्या निकलती है, इनसे निकलती है स्वेटिंग। तो हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें यूरिन बाहर निकालना होता है, हमारी बॉडी से हमें बहुत चीज़ें बाहर निकालनी होती हैं। हमारी बॉडी से हमें बहुत चीज़ें बाहर निकालनी होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में, तो अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या हो सकता है। हमारी बॉडी में आपका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हो सकता है आपका क्या, वो हो सकता है आपका लीवर। वो क्या हो सकता है, एक मिनट मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे। हम एक काम करते हैं, हम इस पे ब्लू पढ़ते हैं, रुको, ये लो। हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या है। तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, लीवर। अब लीवर हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों है, लीवर हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसलिए है क्योंकि लीवर यूरिया को बॉडी से बाहर निकालता है। बॉडी से बाहर निकालने का मतलब ये नहीं है कि यूरिया को बॉडी से बाहर फेंकता है, वो नहीं, पूरी बॉडी से यूरिया को छांटने का काम कौन करता है, पूरी बॉडी से यूरिया को छांटने का काम करता है आपका लीवर। आपका लीवर काम करता है। तो लीवर आपका किस लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यूरिया के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजीनियस एलिमेंट्स होते हैं उनको यूरिया में चेंज करने का काम कौन करता है, उनको यूरिया में चेंज करने का काम करता है लीवर। तो लीवर क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, स्किन। स्किन, अब स्किन किस लिए है, क्योंकि स्किन हमारी बहुत चीज़ों को बाहर निकालती है, जैसे एक्स्ट्रा आपके लवण, एक्स्ट्रा आयंस और आपका एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। तो स्किन क्या करती है, स्किन करती है स्वेटिंग, यानी कि पसीना निकालती है, और पसीने के साथ ये क्या करती है, पसीने के साथ ये आयंस को बाहर निकालती है और कुछ एक्स्ट्रा पानी को भी बाहर निकालती है। तो ये दोनों चीज़ें कौन निकालता है बाहर, आपकी स्किन बाहर निकालती है। ऐसे करके आपका होता है। और आपका मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, दिस इज किडनी। किडनी समझ में आ रहा है। तो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी। हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रोसेस बताती हूँ, हमारी किडनी का प्रोसेस कुछ बताना चाहती हूँ मैं आपको, हमारी किडनी का कुछ प्रोसेस आपको मैं बताना चाहती हूँ। देखो, हमारे सामने एक सवाल बनता है, हमारे सामने एक सवाल बनता है कि जो हम एक्सक्रीशन करते हैं वो चीज़ एक्चुअल में बनती कैसे है, वो चीज़ एक्चुअल में बनती कैसे है, ठीक है। हमारे सामने ये सवाल होता है कि एक्चुअल में वो चीज़ें बनती कैसे हैं। तो ध्यान से देखो, मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगी कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको बहुत 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 और बहुत अच्छे से उस चीज़ को सुनना पड़ेगा, बहुत अच्छे से उस चीज़ को सुनना पड़ेगा। ध्यान से देखो, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं, हमारी बॉडी में टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं, टोटल अमीनो एसिड होते हैं 20। कितने होते हैं, 20। लेकिन 20 में से यूज कितने होते हैं, यूज होते हैं 9 अमीनो एसिड,
यूज़ कितना होता है, 9 अमीनो एसिड हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं। ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, ये बने होते हैं नाइट्रोजीनियस एलिमेंट्स के, नाइट्रोजीनियस एलिमेंट्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, नाइट्रोजीनियस एलिमेंट्स के ये बने होते हैं। ये जो नाइट्रोजीनियस एलिमेंट्स है ये हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा पड़ा रहता है। एक्स्ट्रा कौन सा, एक्स्ट्रा कौन सा कि हमारी बॉडी में टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं, 20 होते हैं। 20 में से 9 हमारी बॉडी ने यूज कर लिए, तो 11 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आपके, 11 एक्स्ट्रा अमीनो एसिड आपके हमारी बॉडी में पड़े रह गए। अब ये जो नाइट्रोजीनियस एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एक्चुअल में कैसे होते हैं, ये एक्चुअल में होते हैं टॉक्सिक। ये एक्चुअल में कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, यानी कि जहरीले होते हैं। ये क्या होते हैं, एक्चुअल में टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। तो अगर कोई चीज़ जहरीली है तो इसको तो हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है, ये क्या है, नाइट्रोजीनियस एलिमेंट्स है, नाइट्रोजीनियस एलिमेंट्स है। अब नाइट्रोजीनियस एलिमेंट मतलब कि अमीनो एसिड्स हैं। तो अमीनो एसिड से क्या होता है कि ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी के पास लाए जाते हैं, हमारे लीवर के पास लाए जाते हैं, हमारे लीवर के पास लाए जाते हैं। लीवर के पास क्या आ गए, लीवर के पास आ गए आपका अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अब लीवर के पास हमारे अमीनो एसिड आ गए, तो लीवर ने इसको क्या किया, लीवर ने इसको चेंज किया किस में, लीवर ने इसको चेंज किया अमोनिया में। लीवर ने इसको किस में चेंज किया, अमोनिया में। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, NH3। लीवर ने इसको किस में चेंज किया, अमोनिया में। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। देन इसको लीवर ने क्या किया, लीवर ने क्या किया, NH3 को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर और इससे क्या बना दिया, इससे बना दिया यूरिया। इससे क्या बना दिया, इससे बना दिया यूरिया। इससे क्या बनाया, इससे बनाया यूरिया। अब ये यूरिया किसके पास जाएगा, अब ये यूरिया जाएगा किडनी के पास। अब ये यूरिया जाएगा किडनी के पास, और किडनी क्या करेगी, इस यूरिया में मिलाएगी क्या, पानी, वाटर, और वाटर से फाइनली हमारे पास क्या बन गया, फाइनली हमारे पास बन गया यूरिन। और यूरिन हमारे पास क्या बना, यूरिन हमारे पास बना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कि वो चीज़ जो हम हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि वो प्रोडक्ट जो हम हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो बन गया। क्लियर है भाई, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कि क्या होता है। हम क्या करते हैं, हम खाते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स, खाते हैं। तो प्रोटीन्स जब डाइजेस्ट होते हैं, जब प्रोटीन्स हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है तो वो अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। अब हमारी बॉडी में टोटल जितने टाइप का हम खाना खाते हैं उसमें से हमारी बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो इकट्ठे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उन 20 प्रकार के अमीनो एसिड में से सिर्फ और सिर्फ 9 प्रकार का अमीनो एसिड का इस्तेमाल करती है। ठीक है भाई, अब 9 का इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन बाकी तो हमारी बॉडी में पड़े रह गए, तो बाकी जो हमारी बॉडी में पड़े रह गए वो होते हैं टॉक्सिक, क्योंकि अमीनो एसिड क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस एलिमेंट्स होते हैं, और हमारी बॉडी में अगर लंबे टाइम तक वो पड़े रहेंगे उनका यूज़ तो है नहीं। तो वैसे भी तुम देखो ना कि अगर कोई भी चीज़, मान लिया कि खाना ही है, रोटी ही है, वो अगर लंबे टाइम तक पड़ी रहेगी तो सड़ जाएगी, और आप उस सड़ी हुई का इस्तेमाल करोगे तो आप बीमार हो जाओगे। तो वैसी ही चीज़ है कि अमोनिया जो है वो लंबे टाइम तक पड़ा, या अमीनो एसिड जो है वो लंबे टाइम तक पड़े कैसे हो जाते हैं, जितने लंबे टाइम तक पड़े रहेंगे उतने जहरीले होते जाएंगे। तो क्या होता है कि पूरी बॉडी से जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं वो लाए जाते हैं लीवर के पास। लीवर इनको अमोनिया में बदल देता है, उसके बाद लीवर इनको CO2 के साथ मिक्स करके इसका क्या बना देता है, इसका यूरिया बना देता है। अब ये यूरिया भेजा जाएगा किडनी के पास, और किडनी क्या करेगी, इस यूरिया में पानी मिलाएगी। पानी मिलाएगी, और पानी मिला के इसका क्या बनाएगी, यूरिन बनाएगी, और फिर इसको बॉडी से बाहर निकाल देगी। समझ में आ रहा है,
ये प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही थी, ये मैं आपको क्यों समझाना चाह रही थी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्चुअल में हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी नहीं है, हमारी स्किन भी बॉडी से बहुत सारी एक्सेस चीज़ें बाहर निकालती है। जैसे कि आपका क्या, जैसे कि आपके आयंस, एक्स्ट्रा आयंस होते हैं, है ना, जो बॉडी का ऑर्डर होता है उसके साथ निकलते हैं, और आपके पानी होता है, वाटर होता है। तो ये सारी चीज़ें कौन बाहर निकालता है? बॉडी से स्किन बाहर निकालता है। तो स्किन भी क्या है? स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आपकी यही वाली चीज़ें आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएंगी? एक तो यूरिया आएगा, आपको पता ही है कि यूरिया को बॉडी से बाहर कौन निकाल रहा है? यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल रहा है किडनी, लेकिन चेंज किसने किया? चेंज किया लीवर ने, इसीलिए लीवर को क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन में रखा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या आएंगे? इसके अलावा आएंगे आपके क्या कहते हैं इसको? आयंस कहेंगे, आयंस। इसके अलावा आपका एक्स्ट्रा वाटर, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होंगे, जो भी एक्स्ट्रा मिनरल्स होंगे, वो सब किसके साथ बाहर आ जाएंगे? वो सब आपके स्वेटिंग के साथ बॉडी से बाहर आ जाएंगे। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। ये देखो, नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, पूरी अगर धरती की बात करें तो दो तरीके का होता है। एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसा होता है? जिसमें हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते। और एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा होता है? जिसमें हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था कि पूरी अगर धरती की बात करें तो आपको जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है? वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आपका दो टाइप का। एक होता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड वेसल्स तो होते हैं बट ब्लड कैपिलरीज नहीं होती, यानी कि जो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो एक्चुअल में क्या हो रहा है? ऑर्गन्स सीधा आपके खून में ऐसे तैर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सेल के पास आपका पर्टिकुलर कैपिलरी या पर्टिकुलर आपकी ब्लड वेसल जो है वो ब्लड सप्लाई के लिए जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर दूसरा आपका क्या था? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है मतलब? कि पूरे शरीर में चाहे कोई कितना भी छोटा पार्ट हो, आपका जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में ही बह रहा है, वो बाहर एवं ही नहीं बह रहा। ठीक है, कि आपका जो है वो जो शरीर के अंग हैं वो ऐसे ब्लड में ऐसे तैर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ओपन में ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप का था, मैंने आपको बताया था, एक सिंगल सर्कुलेशन, एक डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में क्या था? जिसमें आपका जो ब्लड है वो हार्ट से एक बार होके गुजरता है, और डबल सर्कुलेशन में क्या था? जिसमें आपका जो ब्लड है वो हार्ट से दो बार होके गुजरता है। जिनमें गिल्स होते हैं उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, जिनमें लंग्स होते हैं उसमें डबल सर्कुलेशन होता है। क्लियर? तो ऐसे ही तरीके से अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो पूरी धरती पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में तीन तरीके के सिस्टम होते हैं। तीन तरीके के सिस्टम पूरी धरती पे होते हैं। समझ में आ रहा है? देखो, ध्यान से मेरी बात सुनने की कोशिश करो। तीन तरीके के सिस्टम हमारी धरती पे होते कैसे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि तीन तरीके के सिस्टम धरती पे हों? तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहला आपको पॉइंट ये लिखना है कि अमोनियोटैलिक उनको कहते हैं जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। जो क्या एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया। यूरिकोटैलिक उनको कहते हैं जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट करने का मतलब क्या है? एक्सक्रीट करने का मतलब है बॉडी से बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना। और यूरिकोटैलिक का मतलब क्या है? यूरिकोटैलिक का मतलब है आपका, यूरिकोटैलिक का मतलब है आपका वो वाले जो आपका यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ये कौन से थे? जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ये कौन से थे? ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया। समझ में आया? समझ में आया? अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने आपको क्या कहा था कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड बचेंगे, एक्स्ट्रा जो अमीनो एसिड बचेंगे, मतलब उनको हमारी जो किडनी है वो अमोनिया को किस में चेंज करती है? अमोनिया को यूरिया में बदलती है।
क्योंकि अमोनिया ज़्यादा जहरीला होता है और हमारा शरीर अमोनिया को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाता। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो सीधा अमोनिया को ही बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो सीधा अमोनिया को ही बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे जीव कौन है? ऐसे जीव हैं आपके, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को कहते हैं अमोनियोटैलिक। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? अमोनियोटैलिक, जो बॉडी से सीधा अमोनिया को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? अमोनियोटैलिक कहेंगे। और इनको जो है वो शरीर से 1 ग्राम अमोनिया बाहर निकालने के लिए 5 ml पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको पीछे क्या समझाया था? मैंने आपको लास्ट पेज पे ये समझाया है कि जो अमोनिया है वो CO2 के साथ मिलके क्या बन गया? यूरिया बन गया। और फिर यूरिया को किडनी क्या करती है? यूरिया को पानी के साथ मिक्स करके बॉडी से बाहर निकाल देती, क्योंकि बॉडी यूरिया को बाहर नहीं निकाल पाएगी, इसलिए यूरिया में पानी डालेगी, इसलिए यूरिया में पानी डालेगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे है कि 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए 5 ml पानी में उसको मिक्स किया जाएगा और ये अमोनियोटैलिक जो जीव हैं उनको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अमोनियोटैलिक एक्सक्रीशन। और ये किन किन में होता है? ये देखो एग्जाम्पल क्या है मैंने, ये होता है आपके प्रोटोजोआ में, ये होता है आपके स्पॉन्ज में, ये होता है आपका हाइड्रा में, ये होता है आपका मोलसल्स में, ये होता है आपका फिश वगैरह एक्सेट्रा में। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, यूरियोटैलिक। अब आप खुद सोच के देखो, हमने अपनी बॉडी से क्या बाहर निकाला था? यूरिया। 3 टाइप के होते हैं जीव, यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं, यूरिया बाहर निकालते हैं, अमोनिया बाहर निकालते हैं। अमोनिया बहुत ज़्यादा जहरीला था, इसलिए हमारी बॉडी ने क्या किया था? हमारी बॉडी ने आपका अमोनिया को किस में चेंज कर दिया था? यूरिया में चेंज कर दिया था, यूरिया में चेंज कर दिया था। और यूरिक एसिड हमारी बॉडी में हम चेंज करते ही नहीं है। तो इसमें खुद सोचो, इसमें कौन आएंगे? इसमें आएंगे हम मैमल्स। हम इसमें क्या आएंगे? मैमल्स आएंगे। और मैमल्स क्या करते हैं? मैमल्स 1 ग्राम यूरिया में 50 ml पानी मिलाते हैं और इसको क्या करते हैं? इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपका 2 टाइप का एक्सक्रीशन हो गया, ये आपका 2 टाइप का एक्सक्रीशन हो गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है आपके यूरिकोटैलिक। अब है 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे 500 ml आएगा, 500 ml आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा, जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उतना ज़्यादा पानी बॉडी को उससे बाहर निकालने के लिए चाहिए, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए चाहिए। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी अमोनिया बाहर निकालती ही नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल देखो इसमें, इसका एग्जाम्पल क्या है? फिश। अब फिश तो पानी में ही रहती है, फिश तो रहती ही पानी में है, तो उसके लिए तो पानी की कमी हो नहीं सकती। इसीलिए फिश जो है वो अमोनिया को यूरिया में चेंज नहीं करती, सीधा अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है और 500 ml पानी यूज़ कर लेती है। क्या ही दिक्कत है उसको, तो वो तो पानी में रहती है। लेकिन हम लोग तो इतना पानी नहीं पी सकते ना कि 500 ml 1 ग्राम को बाहर निकालने के लिए हम पिएं। तो फिर तो पूरा दिन पता नहीं कितना ml पानी पीना पड़ेगा हमें। फिर तो शायद ये लग रहा है मुझे कि जिस हिसाब से हमारी बॉडी में यूरिया बनता है और जिस हिसाब से हम 1 ग्राम को 5 ml के उसमें बाहर निकालते हैं, तो हमें तो 10 गुना पानी पीना पड़ेगा। मतलब अभी डॉक्टर ये बोलते हैं कि 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए या 3 लीटर पानी पीना चाहिए, मिनिमम 2.5-2 लीटर तो पीना ही चाहिए। तो हमें तो 10-12 लीटर पानी पीना पड़ेगा या फिर उससे भी ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा ना। तो वो वाली चीज़ है। तो यूरिकोटैलिक कौन कौन होते हैं? जो यूरिया बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आएंगे मैमल्स, इसमें आएंगे मैमल्स, इसमें आएंगे एक्वेटिक आपके रेप्टाइल्स। एक्वेटिक रेप्टाइल्स का मतलब क्या है? कि वो वाले रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले हैं और जो किस में रहते हैं? जो रहते हैं आपके पानी में, जैसे कि आपका मगरमच्छ, जैसे कि आपका घड़ियाल, है ना, जैसे कि आपका टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस एम्फीबियन हो गया, टोटोइज एम्फीबियन हो गया, बट कोई बात नहीं। तो एक्वेटिक एम्फीबियंस आपके और वो इसी में आ जाएंगे। तीसरे हैं आपके यूरिकोटैलिक।
जो यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। और 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इनको सिर्फ 5 ml पानी की ज़रूरत होती है, इनको सिर्फ 50 ml पानी की ज़रूरत होती है। और ये सब कौन करता है? ये सब करते हैं आपकी बर्ड्स, ये सब करते हैं आपकी बर्ड्स, लैंड रेप्टाइल्स यानी कि धरती पर रहने वाले रेप्टाइल्स। धरती में रहने वाले रेप्टाइल्स में क्या आएंगे? जैसे आपके स्नेक्स आएंगे, जैसे आपके स्नेक्स आएंगे, जैसे आपके सैलमेंडर्स आएंगे, जैसे आपके कौन आएंगे? सैलमेंडर्स आएंगे, जैसे आपकी लीजर्ड्स आएंगे, है ना, जैसे आपके लीजर्ड्स आएंगे। तो ये सब किस में आएंगे? लैंड रेप्टाइल्स में आएंगे। एवीज, एवीज मतलब आपके पक्षी, बर्ड्स। तो बर्ड्स को ही साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं? एवीज कहते हैं। और आपके कौन आएंगे? इंसेक्ट्स आएंगे। इंसेक्ट्स यानी कि आपके कीड़े मकोड़े या कीट पतंगे, जो भी आप इनको कहना चाहेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? अब ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका, डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। पहले आप मुझे ये बताओ कि जब हम लंग्स पढ़ रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बिल्कुल छोटे यूनिट की अगर बात करें, बिल्कुल छोटे यूनिट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे कौन काम कर रहा था? वहाँ पे अगर आपको याद हो तो वहाँ पे एक अंगूर जैसा स्ट्रक्चर था जो काम कर रहा था, जो गैसेस एक्सचेंज कर रहा था, जो क्या कर रहा था? जो कि O2 तो दे रहा था और आपका CO2 क्या कर रहा था? CO2 ले रहा था। ये काम कौन कर रहा था? ये काम कर रही थी एल्वेलाई, ये काम कर रही थी एल्वेलाई। तो अगर किडनी के बेस पे बात करें तो इतने छोटे लेवल पे कौन काम करता है? ये पूछा गया है। इतने छोटे लेवल पे कौन काम करता है? ये पूछा गया है इसमें। तो किडनी की अगर बात करें तो इतने छोटे लेवल पे कौन काम करता है? इतने छोटे लेवल पे काम करते हैं नेफ्रॉन्स। इतने छोटे लेवल पे कौन काम करते हैं? नेफ्रॉन्स काम करते हैं। और जैसे एक किडनी में लाखों करोड़ों की संख्या में आपके नेफ्रॉन्स होते हैं, वैसे मतलब एक आपके लंग में जैसे कि लाखों करोड़ों संख्या में क्या होती है? एल्वेलाइज होती है। उसी तरीके से आपके नेफ्रॉन्स मिलते हैं। अब आपको देखो, नेफ्रॉन्स को मैं बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। ये क्या है? ये हमारी है किडनी, ये हमारी क्या है? किडनी है, किडनी है। अब किडनी में नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं? ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक बार समझाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। ये हमारी किडनी है, आपको हमारी किडनी दिख रही होगी, कैसी है? डार्क रेड कलर की है, डार्क रेड कलर की है। और किडनी की शेप कैसी होती है? किडनी की शेप होती है बीन शेप्ड। किडनी को बोला जाता है कि किडनी होती है बीन शेप्ड। किडनी कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है? पेल्विस। यहाँ पे क्या है? पेल्विस। पेल्विस को माना जाता है कि ये सबसे जहरीले वाला पार्ट होता है आपका किडनी का, सबसे जहरीला पार्ट होता है आपका पेल्विस। उसके बाद ये आपका बाहर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, ये बाहर वाला जो आपका ये वाला पार्ट जो है किडनी का, बिल्कुल ये बाहर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे आपको देखो कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये देखो, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ये देखो, ये देखो, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पिरामिड्स। इनको कहते हैं पिरामिड्स। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पिरामिड, पिरामिड। और आपकी जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ट्रायंगुलर शेप के हैं। लेकिन हमारी किडनी तो 3D में होती है ना, तो अगर 3D में इनको अगर किडनी से बाहर निकाला जाए तो ये एक पिरामिड की तरह दिखेंगे, पिरामिड की तरह दिखेंगे। पिरामिड सुना है ना, वो इजिप्ट में और वो जो पुरानी पुरानी रेगिस्तान की जो वो होती हैं मूवीज होते हैं, तो उसमें एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि आपका ट्रायंगुलर शेप का आपका 3D जो इमेज होती है वो आपकी पिरामिड होता है। तो ये यहाँ पे पिरामिड होता है। इन्हीं पिरामिड्स के अंदर क्या होते हैं? इन्हीं पिरामिड्स के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। इन्हीं पिरामिड्स के अंदर क्या होता है? इन्हीं पिरामिड्स के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। अब मैं आपको यहाँ पे मैंने एक जगह डिटेल लिखवाई है, मैं पहले आपको वो डिटेल दिखाती हूँ। एक मिनट, ये रहा, नहीं यहाँ नहीं है, एक सेकेंड पीछे चला गया। ये देखो, हमारी जो एक किडनी होती है, हमारी एक किडनी में होते हैं 18 पिरामिड, 18 पिरामिड। अब ये मत सोचना कि मैडम मैंने तो काट के गिनी थी या मैंने तो डाइसेक्शन देखा था उसमें तो 17 थे, उसमें 15 थे। ये एवरेज होता है। साइंस में जो भी आपको डाटा दिया जाता है वो हमेशा एवरेज होता है। अब अगर कोई इंसान स्ट्रक्चर में छोटा है या कोई बोना है तो उसकी में 15 भी हो सकता है,
है ना। किसी के में 19 भी हो सकता है, किसी के में 17 भी हो सकते हैं, किसी के में 16 भी हो सकते हैं, तो ऐसे हो सकता है। और एक पिरामिड में आपके 5000 प्लस आपके नेफ्रॉन्स होते हैं। एक पिरामिड में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 5000 प्लस आपके नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो आपका पिरामिड है, ये जो आपका पिरामिड है, इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? इसके अंदर भरे हुए नेफ्रॉन्स। और ये क्या है आपका? ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये आपके नेफ्रॉन्स के पार्ट है। ये आपके नेफ्रॉन्स के पार्ट हैं। देखो, ये जो कुंडली वाला पार्ट आपको दिख रहा है ऐसे करके, ये आपका बोमेन कैप्सूल कहलाता है। ये आपको बोमेन कैप्सूल कहलाता है। यहाँ से जो ये ऐसे घूम के गया है, इसको हेन्स लूप कहते हैं। हेन्स लूप, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये डक्ट जाके कहाँ मिल जाती है? ये डक्ट जाके आपका पेल्विस पे मिल जाती है। डक्ट जाके कहाँ मिल जाती है? पेल्विस पे मिल जाती है। ठीक है, ये आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और ऐसे करके ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। आगे मैं आपको नेफ्रॉन बहुत अच्छे से अभी बताऊंगी। ठीक है, तो अभी रिलैक्स रहना, ये मत सोचना कि मैडम ने तो नेफ्रॉन समझाया ही नहीं। यहाँ पे मैंने किडनी के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं कि किडनी का वेट कितना होता है, 120 to 170 ग्राम होता है। कलर कैसा होता है? डार्क रेड होता है। लेंथ कैसी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या है? लेंथ का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ से लेकर और अगर यहाँ तक ऐसे लंबाई में आपकी अगर किडनी को मापा जाए, अगर आपकी किडनी को जो है वो यहाँ से लेकर और ऐसे ये लंबाई में मापा जाए यहाँ तक, तो ये कितनी लेंथ है? ये आपकी लेंथ बैठेगी 10 to 12 सेंटीमीटर। 10 to 12 सेंटीमीटर। अब अगर थिकनेस की बात करें, थिकनेस की बात क्या? थिकनेस की बात का मतलब क्या है कि आपकी, मान लिया कि ये किडनी है, मान लिया ये आपकी किडनी है, ये आपकी किडनी की लेंथ कितनी होगी? 10 से 12 सेंटीमीटर हो गई। और इसकी ब्रेथ कितनी होगी? चौड़ाई कितनी होगी? 5 to 7 सेंटीमीटर हो गई। ये देखो यहाँ पे चौड़ाई लिखी हुई है, ब्रेथ इसकी कितनी है? 5 to 7 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर थिकनेस की बात करें तो थिकनेस कहाँ से देखते हैं? थिकनेस मतलब मोटाई। तो मोटाई कहाँ से देखेंगे? मोटाई देखेंगे ऐसे साइड में से, ये वाला साइड वाला पोर्शन अगर इसका देखेंगे तो साइड में से आपकी किडनी कितनी होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर आपकी मोटी किडनी होगी। समझ में आ रहा है? 2 to 3 सेंटीमीटर आपकी किडनी मोटी होगी। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो ये आपकी डिटेल थी कुछ किसके बारे में? किडनी के बारे में, जो आपको बहुत अच्छे से आपका याद रखनी है। अब यहाँ पे ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये आपका नेफ्रॉन होता है। ये आपका क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। और मैं आपको यहाँ पे अब कुछ टॉपिक्स बताऊंगी, कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको समझने में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम साथ में क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे साथ में हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे। यहाँ पे साथ में हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन कहाँ है पहले तो ये समझो, पहले तो ये समझो ये नेफ्रॉन कहाँ है। देखो, हमारी ये क्या है? ये हमारी किडनी है। ये हमारी क्या है? किडनी है। और इस किडनी के अंदर आपके ऐसे बहुत सारे ऐसे करके पिरामिड है। बहुत सारे ऐसे करके बहुत सारे पिरामिड है। ये जो पिरामिड है, ये जो आपका पिरामिड है, इन पिरामिड्स के अंदर क्या भरे हुए हैं? इन पिरामिड्स के अंदर भरे हुए नेफ्रॉन। इन पिरामिड्स के अंदर क्या भरे हुए? इन पिरामिड्स के अंदर भरे हैं नेफ्रॉन। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे क्या है आपकी? यहाँ पे है आपकी डक्ट्स। ये जो स्पेस है कि दूसरा आपका शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपकी डक्ट्स होती हैं। यहाँ पे आपकी डक्ट्स हैं, जैसे ये यहाँ पे डक्ट है। और ये सारी डक्ट आपकी कहाँ जाती हैं? ये सारी जो ये क्या है? ब्लू कलर की जो मैंने बनाई है, ये जो ब्लू कलर की मैंने बनाई है, ये है आपकी डक्ट। और ये सारी डक्ट कहाँ जाके इकट्ठी हो जाती हैं? ये सारी डक्ट जाके इकट्ठी हो जाती है पेल्विस वाले एरिया में। पेल्विस वाले एरिया में। ध्यान से मेरी बात को सुनो। पहले तो मैं आपको इसके पार्ट समझाती हूँ, इसके पार्ट्स मैं आपको लिख के देती हूँ। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपको कैप्सूल टाइप दिख रहा होगा, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, समझ में आ गया? फिर ये जो आपको रेड रेड कलर का गुच्छा दिख रहा है, इसको कहेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहेंगे गुच्छिका। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? गुच्छिका। ये गुच्छा किस चीज का है? ये गुच्छा है आपका ब्लड वेसल्स का। ये आपका गुच्छा किसका है? ये गुच्छा है आपका ब्लड वेसल्स का।
समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके आपका यूरिन घूम के आएगा और फिर यहाँ से यूरिन घूम के किस में से जाएगा, हेन्स लूप से जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, ये जो ऐसे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है एकदम से नीचे आके ऐसे ऊपर मुड़ गया है, इसको कहेंगे हेन्स लूप। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डक्ट। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डक्ट। ये यही डक्ट है जो मैंने वहां पे ब्लू कलर की बनाई है, ये देखो ये वही डक्ट है जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की बनाई है। और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अलग एक स्पेस दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपका एक अलग नेफ्रॉन जुड़ा होगा, वो भी इस डक्ट में डालेगा जो भी बनाएगा। फिर यहाँ पे एक अलग नेफ्रॉन जुड़ा होगा, वो भी इस डक्ट में डालेगा जो भी बनाएगा। यहाँ पे अलग अलग नेफ्रॉन जुड़ा होगा, यहाँ पे भी एक अलग नेफ्रॉन जुड़ा होगा। तो ऐसे करके सारे नेफ्रॉन्स इस डक्ट से, इन डक्ट से जुड़े होते हैं, इन डक्ट से जुड़े होते हैं और यूरिया बना के और आपका यूरिन बना के कहाँ भेज देते हैं, पेल्विस वाले एरिया में भेज देते हैं। और फिर यहाँ से रीनल आर्टरी से, आपका रीनल वेन से आपका क्या होता है, वो आपका ब्लैडर में उतर जाता है ना। यहाँ से आपका ब्लड वेसल से आपका ये क्या होता है, आपका ब्लैडर में उतर जाता है, ब्लैडर में उतर जाता है। अब यहाँ से हम इसका वो पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे। मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगी, फिर हम क्लास को ओवर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस और आगे हम कल पढ़ लेंगे अपनी क्लास में। देखो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से सुनो, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि ये जो चीज़ है, ये क्या है, ये आपका ब्लड वेसल का गुच्छा है, ये आपका क्या है, ब्लड वेसल का गुच्छा है। एक्चुअल में ये काम कैसे करेगा, एक्चुअल में ये देखो, मैं आपको दोबारा से ये एक बार बोमिन कैप्सूल बना के दिखाती हूँ। 1 मिनट, इसको ब्राउन कलर से बनाते हैं, ये देखो इसको बनाते हैं ऐसे। 1 सेकेंड भाई, बहुत थोड़ा सा ढंग का ड्राइंग करेंगे। हाँ अब ये थोड़ा सा ठीक बन गया। ये है आपका बोमिन कैप्सूल। ये देखो ये आपका बोमिन कैप्सूल है। यहां से आपका क्या होगा, यहां से आपका क्या आएगा, यहां से आपका यूरिन आएगा, यहां से आपका यूरिन आएगा, यूरिन आएगा, यूरिन आएगा। यहाँ पे आपका यूरिन भरा हुआ है। मैंने ब्लड, ये जो वेसल है आपकी, ये ब्लू इसलिए बनाई है क्योंकि वो इम्प्योरिफाइड ब्लड है, इम्प्योरिफाइड ब्लड है, इम्प्योरिफाइड ब्लड है, ठीक है। यहाँ पे बोमिन कैप्सूल क्या करता है, यहाँ पे बोमिन कैप्सूल क्या करेगा, इसमें से सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी ज़रूरी हैं, इसमें से सारे इंग्रेडिएंट्स बोमिन कैप्सूल क्या करेगा, इसमें से सारे इंग्रेडिएंट्स को छाट लेगा, ऐसे करके अपनी तरफ खींच लेगा, छलनी लेकर खींच लेगा। और यहाँ से आपकी जो अच्छे वाली, यानी कि जो प्योर ब्लड कैरी करने वाली आर्टरी है, वो उनको बॉडी के पास वापस ले जाएगी, वो उनको बॉडी के पास वापस ले जाएगी। तो यहाँ पे एक बार आपका फिल्ट्रेशन किसका हो चुका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसका हो चुका है, आपका यूरिन का। यहाँ पे आपका यूरिन का या यूरिया का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो चुका है। तो ये पहले वाला प्रोसेस आपका कहाँ होता है, ये पहले वाला प्रोसेस आपका होता है बोमिन कैप्सूल में। बोमिन कैप्सूल में, बोमिन कैप्सूल क्या करेगा, बोमिन कैप्सूल सारी चीज़ों को खींच लेगा, मिनरल्स को भी खींच लेगा, सारी चीज़ों को, ब्लड में जितनी भी चीज़ें होंगी, प्रोटीन होंगी, ये होगा वो होगा, सारी चीज़ों को खींच लेगा ब्लड जो साथ में लाया है। फिर उसमें से जो अच्छे वाली चीज़ें होंगी वो छाट के इसको दे देगा, ये बॉडी के पास ले जाएगी, और बाकी आपका जो यूरिन है वो ऐसे करके नीचे उतर जाएगा। तो अब हमारा यूरिन कहाँ हो चुका है, यहाँ से छटाई करके हमारा यूरिन यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पे हेन्स लूप है, हेन्स लूप के साथ बहुत सारी ऐसे करके आपकी ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ पीछे, ये देखो, ये आपकी हेन्स लूप है, ये आपकी क्या है, हेन्स लूप है। हेन्स लूप के साथ आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई हैं, इम्प्योर ब्लड वाली भी और प्योर ब्लड वाली भी। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे होगा दूसरा प्रोसेस, रीएब्जॉर्प्शन। अब बोमिन कैप्सूल ने क्या किया, जब बोमिन कैप्सूल ने ब्लड में से सब कुछ खींचा, तो बोमिन कैप्सूल ने कुछ ज़रूरी प्रोटीन्स, कुछ ज़रूरी आपके ब्लड प्रोटीन्स, कुछ आयरन्स, कुछ मिनरल्स भी उसमें साथ में खींच लिए होंगे। तो साथ में जो खींच लिए और जो यहाँ रह गए, जो यहाँ छन्ने में रह गए, वो सब कौन छान लेगा, वो सब कौन आपका रीएब्जॉर्ब कर लेगा, वो आपका कर लेगा हेन्स लूप।
वो आपका कौन कर लेगा, हेन्स लूप, और दोबारा से ये भी बॉडी के पास भेज दिया जाएगा, दोबारा से ये भी बॉडी के पास भेज दिया जाएगा। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है सेक्रीशन, जो कौन करता है, जो करता है डक्ट, और ये दूसरे वाला प्रोसेस कौन करेगा, दूसरे वाला प्रोसेस करेगा आपका हेन्स लूप। अब ध्यान से देखो, अब हमारा ब्लड कहाँ आ चुका है, अब हमारा ब्लड ऐसे आपका यूरिन यहाँ आ चुका है, तो यहाँ से यूरिन ऐसे घूमता हुआ और इस डक्ट में आ जाएगा, और डक्ट में क्या करेंगे, इसका डक्ट में इसका हो जाएगा सेक्रीशन, डक्ट में हम इसका क्या करेंगे, सेक्रीशन कर देंगे, छोड़ देंगे। और एक सवाल और पेपर में पूछा जाता है कि किडनी का सबसे जहरीले वाला पार्ट कौन सा होता है, तो किडनी का सबसे जहरीला पार्ट होता है पेल्विस। पेल्विस ये वाला पार्ट किडनी का सबसे जहरीला होता है। देखो मैं आपको पीछे पेल्विस दिखाती हूँ, दिस इज द पेल्विस, दिस इज द पेल्विस। क्यों, क्योंकि सारे डक्ट में से जो आपका यूरिया है, जो जहरीला पदार्थ है, वो सारे डक्ट में से आके सारे पिरामिड्स उसको कहाँ इकट्ठा कर देते हैं, वो उसको पेल्विस वाले एरिया में इकट्ठा कर देते हैं, इसलिए ये सबसे जहरीला पदार्थ होता है। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। तो इसके आगे हम अपना कल पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच भाई आज की क्लास में अभी तक बने रहने के लिए, ठीक है, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और अभी आज की क्लास में क्या हुआ है, कंटेंट ज़्यादा हुआ है, क्वेश्चंस आपके कम हुए हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी। आज कंटेंट हो गया तो कल वाली क्लास में कंटेंट थोड़ा कम रहेगा, कल वाली क्लास में आपके क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बार आपने कंटेंट बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको, और सारे बच्चे जो आज नए जुड़े हैं वो पीछे की सारी क्लासेस अपनी रिवाइज कर लेना, सारे अपनी पीछे की क्लासेस देख लेना भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।